Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. I welcome you all to lecture number 26 of the course of EDC. Uh, in today's lecture we are going to continue with the derivation for the large and small signal operation of the BJT. So let's begin. Okay, now we are going to study the derivation for the large and small signal operation. सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर VBE1 और VBE2 क्या है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। दोनों के बेस से लेके एमीटर, ये देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटल वोल्टेज VBE लिखा है फॉर Q1, ये टोटल वोल्टेज VBE लिखा है फॉर Q2। दोनों का और Q1 के बेस के ऊपर जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, एक DC वोल्टेज है प्लस एक कोई AC वोल्टेज है। And at the same time total voltage at the base emitter of Q2 is DC voltage plus एक AC voltage जिसकी साइन माइनस में है। For simplicity ये एक्चुअली वो सिग्नल्स हैं जो इन रियलिटी इस ट्रांजिस्टर की बेसिस के ऊपर अप्लाई किए गए हैं। अब दोनों की बेस पे इतना बड़ा DC सिग्नल और फिर AC सिग्नल लिखना आसान नहीं है, इसके ऊपर भी इतना DC और AC सिग्नल लिखना आसान नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इस वक्त यहाँ DC सिग्नल को दिखाया ही नहीं गया हुआ है, ठीक है। दोनों की बेसिस पे जो DC सिग्नल है उसको दिखाया हुआ ही नहीं गया हुआ है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, द DC सिग्नल्स अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर्स इज सेम। ना इसमें VBE1 लिखा है ना VBE2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि दोनों BJTs जो यहाँ Q1 Q2 हैं आपके पास, इनके बेस के ऊपर जो DC वोल्टेज है वो सेम है। और जब DC वोल्टेज सेम होता है तो आप इसको सिनेरियो 1 के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि करंट हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, IE1 IE2 IC1 IC2 हाफ हाफ में उसी की वजह से डिवाइड हो जाता है और VC1 VC2 सेम आते हैं। एक बात ये प्लीज़ नोट कर लें कि जितने सर्किट ज़्यादातर हम लोग डेरिवेशन में यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जिसकी हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस स्टडी करते हुए नज़र आ रहे होंगे, उसके अंदर हमारे पास असम्पशन यही है कि DC वोल्टेजेस दोनों ट्रांजिस्टर की बेस पे सेम है। और ये यहाँ पे इस वक्त क्लियरली मेंशन भी है कि दोनों के Q1 के ऊपर टोटल वोल्टेज DC प्लस AC है, Q2 के बेस पे भी DC प्लस AC है, लेकिन दोनों का DC वोल्टेज सेम है। दैट मीन्स के करंट आधा आधा डिवाइड होगा। ये तो DC की बात हो गई। AC में एक की बेस के ऊपर प्लस VID/2 नज़र आ रहा है, दूसरी की बेस के ऊपर माइनस VID/2 नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ ये नोट कर लें कि जब किसी भी दो टर्मिनल के ऊपर हम अलग अलग नहीं बल्कि दो टर्मिनल्स के दरमियान, ये टर्मिनल नंबर 1 और ये टर्मिनल नंबर 2, जब हम दो टर्मिनल्स के दरमियान में जैसा कि यहाँ किया गया है एक सप्लाई इस तरीके से लाके कनेक्ट करते हैं, ये बात मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताई थी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो टर्मिनल्स के बीच में जब हमें इनपुट दे रहे होते हैं तो खुद ब खुद से प्लस वाली साइन के साथ हाफ वाला ऊपर टर्मिनल पे चला जाता है और माइनस वाली साइन के साथ हाफ सिग्नल जो है वो नीचे वाला टर्मिनल पे चला जाता है। तो अगर ये जो कनेक्शन आप AC सिग्नल का देख रहे हैं और फिर यहाँ जो ये इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ भी तो यही हो रहा है कि सप्लाई आपकी जो कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वो क्या कनेक्टेड है, कनेक्टेड है आपकी सप्लाई VID, आपकी सप्लाई कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन इसके नतीजे में बेस ऑफ 1 के ऊपर क्या जा रहा है, VID का आधा प्लस साइन के साथ, ये रहा VID/2 प्लस साइन के साथ Q1 के बेस पे जा रहा है, और ऑटोमेटिकली Q2 के बेस के ऊपर VID का आधा जा रहा है लेकिन माइनस साइन के साथ। नेट इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, VID/2 माइनस VID/2, तो वो किसके बराबर बनेगा, वो VID के ही बराबर बनेगा। अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा तो सिर्फ इतना जहन में रखेंगे, जब भी इस तरीके से दो टर्मिनल्स के दरमियान में इनपुट सिग्नल लिखा हुआ करेगा तो जिस टर्मिनल के साथ पॉजिटिव साइन है उसको आप प्लस VID/2 सिग्नल दे देंगे, जिस टर्मिनल के साथ नेगेटिव साइन है उसके साथ आप माइनस VID/2 सिग्नल दे देंगे। ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद से ऐसा होगा, हम तोड़ के नहीं दे रहे होता, ये सिस्टम सर्किट नेचुरली ऐसा करके दे रहा होता खुद ब खुद से। अच्छा, नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज वी विल बी परफॉर्मिंग अ डेरिवेशन। अच्छा, सिंस द टाइम ऑफ द क्लास इज शॉर्ट, नाउ 1 मिनट रह गया है, वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, in the last class
we discussed that both AC and DC signals are applied on the basis of Q1 एंड Q2 दोनों की बेसिस पे ये DC और AC दोनों सिग्नल अप्लाइड हैं। DC सिग्नल दोनों के ऊपर जो अप्लाइड है बेस पे वो सेम है। AC सिग्नल एक के बेस के ऊपर प्लस VID/2 पहुंच रहा है, दूसरी के बेस पे माइनस VID/2 पहुंच रहा है, ये यहाँ लिखा हुआ भी है। अच्छा, नाउ वी ऑलरेडी नो कि करंट IC बराबर होता है IS e⁻ VBE ओवर VT के। ये बात हमें पता है कि किसी भी BJT के अंदर कलेक्टर करंट जो होता है एक्टिव रीजन में से VBE वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, IC बराबर होता है अल्फा टाइम्स IE के, तो अगर मैं IE निकालना चाहूँ तो दैट विल बी IC ओवर अल्फा। IC की ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, तो बेसिकली ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास IE की IS e⁻ VBE ओवर VT डिवाइड बाय अल्फा। अगर मैं अपने सर्किट के लिहाज से लिखूँ तो ये IE की जगह मैं IE1 लिख दूँगी। IE1 बराबर होगा IC1 ओवर अल्फा के, IS ओवर अल्फा e⁻ VBE1 ओवर VT। अच्छा, अपने सर्किट में मैंने यहाँ IS1 और IS2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जैसे मैं अभी IE2 की इक्वेशन लिखूंगी उसमें मैं लिख रही हूँ IC2 ओवर अल्फा। यही तरीका होगा बिल्कुल, वो क्या हो जाएगी IS e⁻ VBE2 ओवर VT ओवर अल्फा। मैंने IS के साथ 1 और 2 का टर्म यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए दैट IS इज़ द करंट दैट रिप्रेजेंट्स ऑन द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, IS is dependent on the physical dimensions of the transistor. That is why if you can recall we studied that Q1 and Q2 are matched or identical transistors। ये दोनों सेम ट्रांजिस्टर से आइडेंटिकल थे, तो जब दो ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल होंगे, दोनों के डायमेंशंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो उसका और दोनों का IS बराबर होगा। जब भी इंस्टेड ऑफ राइटिंग IS1 और IS2 आई रोट इट एज IS, और अगर कहीं पे ये कैंसलेशन हो रही होगी तो इन दोनों को हम आपस में कैंसिल भी कर देंगे। अच्छा, अब मेरे पास IE1 की एक इक्वेशन आ चुकी है, IE2 की मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। आई विल बी डिवाइडिंग IE1 इक्वेशन विद दैट ऑफ IE2। IE1 की ये इक्वेशन है, IE2 की ये इक्वेशन है, डिवाइड कर दें इसे तो वही बात है कि IS ओवर अल्फा दोनों साइड से कटा, e की पावर VBE1 और e की पावर VBE2 ओवर VT हम लोगों ने यहाँ लिखा। VBE1 और VBE2 को क्यों नहीं कैंसिल किया गया, क्योंकि VBE1 और VBE2 टोटल VBE सिग्नल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है, एक में प्लस VID/2 है और एक में माइनस VID/2 है। DC पार्ट तो शायद सेम है, AC पार्ट सेम नहीं है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस पार्ट फर्दर। ओके, ये बेसिकली सिंप्लीफाइड हो के हमारे पास ये बच गया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं VB माइनस VE में, ये VB माइनस VE में एक्सपेंड हो गया, डिनोमिनेटर भी VB माइनस VE में एक्सपेंड हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब E की पावर में दोनों टर्म्स होती हैं तो ये ज़ाहिर है ऊपर चला जाएगा, यही पूरा फैक्टर ऊपर जा सकता है, लेकिन किसके साथ, माइनस साइन के साथ। यही मैंने किया है, ये एज इट इज़ यहाँ लिखा रहेगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन था ये पूरा उठ के माइनस साइन के साथ न्यूमरेटर में चला गया, और E की पावर में जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये VB1 माइनस VE तो एज इट इज़ रहा, ये जो माइनस साइन के साथ ऊपर आया था जो कि माइनस VB2 बन चुका है, ये यहाँ आ गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस VE यहाँ आ गया। अब नोट करने की बात यह है कि चाहे जब एक दफ़ा ट्रांजिस्टर के अंदर जो सर्किट है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो जो एमिटर वोल्टेज ऑफ Q1 होता है वही एमिटर वोल्टेज ऑफ Q2 भी होता है। अगर दोनों ऑन हैं तो दोनों ने सेम एमिटर वोल्टेज इस्टेब्लिश किया होगा, अगर कोई एक ऑन है तो एमिटर वोल्टेज उसकी वजह से इस्टेब्लिश हुआ होगा, लेकिन दूसरा भी उसी एमिटर वोल्टेज पे स्टक होगा क्योंकि दूसरा ऑफ होगा। ठीक है, तो इन एनी केस एमिटर वोल्टेज हमेशा एक ही होता है, सेम होता है। तो आई कैन इजीली कैंसिल आउट दिस माइनस VE एंड प्लस VE, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा VB1 माइनस VB2 जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये VB1 माइनस VB2 बच गया। अच्छा, थोड़ी सी हम एक डेरिवेशन चूँकि कर रहे हैं तो देखते हैं मज़ीद इसमें क्या कर सकते हैं। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे +1 ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे +1 ऐड किया, यहाँ पे भी +1 ऐड किया। इस साइड का मैंने ले लिया LCM। जब इस साइड का LCM लिया तो IE2 ज़ाहिर है ऊपर चला गया और IE2 डिनोमिनेटर में पूरा आ गया। ये LCM ले लिया मैंने इस साइड का, इस साइड पे इस वक्त कोई चेंज मैंने नहीं किया। ये आपकी इक्वेशन है जो अभी आपने लास्टली 1 ऐड करने के बाद फाइंड की है।
मैं इस पूरी इक्वेशन को रिवर्स करती हूँ। रिवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल ले लेती हूँ इसका। रेसिप्रोकल का मतलब है IE2 ऊपर आ गया और ये जो IE1 प्लस IE2 है नीचे चला गया, ये रहा। रिवर्स कर दिया मैंने पूरी इक्वेशन को, या रेसिप्रोकल ले लिया, ये कह लें कि जो न्यूमरेटर था उसे डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। यही काम इस साइड पे किया गया है। जब इस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर ये पूरा काम करेंगे तो ये पूरी चीज़ क्या होगी, यकीनन ये 1 के अंदर चली जाएगी, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। जब डिनोमिनेटर का 1 न्यूमरेटर में आएगा तो ये 1 और ये पूरा फैक्टर उठा के डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, IE2 और IE1 हमेशा मिला के टोटल किसके बराबर होते हैं, यह हमेशा मिलाकर टोटल करंट I के बराबर होते हैं। इन दोनों की जगह मैंने I लिख दिया और अगले स्टेप में इस I को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे ऊपर ले गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एमिटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर 2 दैट आई वांटेड टू फाइंड इन द फॉर्म ऑफ बेस वोल्टेजेस VB1 एंड VB2। बेस वोल्टेज 1 पे और बेस वोल्टेज 2 पे क्या वोल्टेज है, मैं इसकी फॉर्म में IE2 की इक्वेशन फाइंड करना चाह रही थी। बिल्कुल यही स्टेप्स अब मैं इसी तरह के सिमिलर स्टेप्स परफॉर्म करूंगी ताकि अब मैं ऐसी ही इक्वेशन IE1 के लिए फाइंड करूं इन टर्म्स ऑफ VB1 एंड VB2। लेट अस सी देम। अच्छा, मेरे पास ये रेशो कहाँ से आया है, प्लीज़ नोट कि ये रेशो अभी आपके पास इस वाले स्टेप से पहले का है, 1 ऐड करने से पहले का है। ठीक है, पिछली स्लाइड के ऊपर अभी हमारे पास IE1 ओवर IE2 बराबर हुए थे VB1 और VB2 के डिफरेंस के, जिसमें कि मैंने फिर अगले स्टेप में 1 ऐड करा था तो ये वाली इक्वेशन बनी थी। ठीक है, यानी इस इक्वेशन से एक स्टेप बैक चले जाए, वही रिजल्ट मैंने दोबारा से उठाया है और अब मैं IE1 के लिए ये सारा काम करना चाहूँगी। मैंने इसी स्टेप के ऊपर ही इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अगेन कंटिन्यूइंग विथ इक्वेशन नंबर A, हमारे पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर A, मैंने इसी को रिवर्स किया, मैंने इसको IE2 ओवर IE1 कर दिया। ज़ाहिर है ये चीज़ भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन e की पावर VB1 माइनस VB2। उससे अगले स्टेप में मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो 1 अपॉन में गया है, अगर मैं इसको ऊपर ही लिखना चाहूँ तो इसका क्या तरीका हो सकता है कि ये पूरी चीज़ जो पावर में है इसके साथ माइनस का साइन लगा दूँ। तो मैंने IE2 ओवर IE1 जो लिखा है वो तो एज इट इज़ लिखा हुआ रहा, e की पावर में नेगेटिव में चला गया ये सब कुछ और पावर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, माइनस ऑफ VB1 बन गया और माइनस ऑफ माइनस प्लस VB2 बन गया, जिसको मैंने रीअरेंज करके भी यहाँ लिखा है। मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जिससे VB1 माइनस में हो गया, VB2 प्लस में हो गया। इसको मैंने यहाँ रीअरेंज करके लिख दिया कि VB2 को पहले लिख दिया। नाउ आई विल बी एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे मैंने 1 ऐड किया। अगर आपको आइडिया हो रहा हो तो जो प्रोसीजर जो थे वो मैंने IE2 को फाइंड करने के लिए किए थे, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर जब मैं IE1 को फाइंड करने के लिए करी हूँ। यानी कि अब इसमें मैं 1 ऐड करूँगी, इस साइड पे भी 1 ऐड किया, इस साइड पे भी 1 ऐड किया। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि यहाँ तक पहुँचने के बाद IE1 को फाइंड करने की कोशिश खुद से करें। ये स्टेप्स तो मैंने किए हुए हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ आने के बाद जब आपके पास IE2 अवेलेबल है तो ऐसी ही इक्वेशन IE1 के लिए आप खुद से फाइंड कर लें। ठीक है, और एंड में वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने भी क्या यही स्टेप्स किए हैं जो मैंने परफॉर्म किए। ठीक है, 1 ऐड किया इसमें, इस साइड पे भी 1 ऐड किया, दोनों साइड पे 1 ऐड किया। अच्छा, ऐड करने के बाद एलसीएम लिया तो मेरे पास IE1 ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में भी IE1 आ गया और ये 1 प्लस ये चीज़ बच गई। पूरी इक्वेशन को जब मैं रिवर्स करूँगी तो IE1 ऊपर आ जाएगा, IE2 प्लस IE1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये पूरा फैक्टर भी 1 अपॉन में आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बेसिकली बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। IE2 और IE1 मिलके I करंट बनाते हैं टोटल, जिसको कि I लिख के डायरेक्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर भी दिखा दिया है। तो अब मेरे पास IE1 की ये इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ द करंट I एंड इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई वोल्टेज VB1। दो इक्वेशंस आ गई हैं मेरे पास। मैं अज्यूम कर रही हूँ, अज्यूम क्या करी हूँ, जो एज पर द सर्किट कि VB1 और VB2 का डिफरेंस क्या VID नहीं है। अब आप ज़रा सा नोट करें कि बेस वोल्टेज ऑफ 1 जो था वो प्लस VID/2 पे था
और बेस वोल्टेज ऑफ 2 था वो माइनस वी आई डी बाई 2 पे था। जब इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, वी आई डी बनेगा। ऐसे ही है। तो अब चूंकि आई ई वन की इक्वेशन में क्या है, वी बी टू माइनस वी बी वन है, वी बी वन माइनस वी बी टू नहीं है, वी बी टू माइनस वी बी वन है। तो मैंने इसकी इक्वेशन में लिखा माइनस वी आई डी ओवर वी टी, जबकि आई ई टू की इक्वेशन में वी बी वन माइनस वी ई टू ही था पावर में, तो मैंने इसको लिख दिया वी आई डी बाई वी टी। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। वी बी वन पे बेस ऑफ वन के ऊपर ए सी सिग्नल कितना था, ए सी सिग्नल था प्लस वी आई डी बाई टू। वी बी टू के ऊपर ए सी सिग्नल कितना था, माइनस वी आई डी बाई टू। तो प्लस वी आई डी बाई टू माइनस माइनस वी आई डी बाई टू का जो डिफरेंस निकला क्या आ गया, वी आई डी आपके पास आ गया। ठीक है। आई ई वन और आई ई टू की इक्वेशंस अभी मैंने फाइंड की हुई थी, बेस वोल्टेज ऑफ वन और बेस वोल्टेज ऑफ टू। मैं सबसे पहले आई ई वन को देखती हूँ, यहाँ पे मैंने वी बी टू माइनस वी बी वन लिखा हुआ है। अगर मैं वी बी टू माइनस वी बी वन की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो क्या होगा, वो माइनस ऑफ वी आई डी होगा ना। तो यही मैंने किया कि आई ई वन के अंदर वी बी टू माइनस वी बी वन माइनस ऑफ वी आई डी ओवर वी टी के बराबर है। आई ई टू की इक्वेशन में वी बी वन माइनस वी बी टू ही था ऊपर न्यूमरेटर में इस वाली पावर के अंदर, तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट वी आई डी लिख दिया है। सो अब मुझे आई ई वन और आई ई टू की इक्वेशंस मिल गई हैं इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई करंट, इन टर्म्स ऑफ द बेस वोल्टेजेस एंड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंशियल वोल्टेज जो कि अप्लाई किया गया है। इनकी मदद से आगे जाके भी हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस जो है वो कर रहे होंगे। ओके, सो फार जो भी डेरिवेशंस हमने IC1 करंट की और IE1 करंट के लिए हमने की हैं, नाउ वी विल बी यूजिंग दोज रिजल्ट्स टू फाइंड हाउ द करंट स्विचेस बिटवीन द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2। हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से Q1 और Q2 के दरमियान जो है वो करंट स्विच करता है यूजिंग द रिजल्ट्स जो अब तक हम डिराइव कर चुके हैं। Okay, now we are going to draw a current switching graph for the differential amplifier। ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए जिसमें दिखाया जाएगा कि करंट जो है, ये जो करंट I है ये Q1 और Q2 के दरमियान किस तरह से स्विचिंग कर रहा है, यानी कि कितना वोल्टेज दें बेस ऑफ Q1 में और कितना वोल्टेज दें बेस ऑफ Q2 में, तो सारा का सारा करंट जो है वो Q1 में शिफ्ट हो जाए या सारा का सारा करंट जो है वो Q2 में चला जाए या पार्शली दोनों के अंदर मौजूद रहे। ठीक है, तो बेसिकली वो ग्राफ की स्विचिंग वो करंट की स्विचिंग किस तरह से होगी, वी विल बी स्टडिंग अ ग्राफ फॉर दैट और वी विल बी इनफैक्ट मेकिंग इट आवरसेल्फ। अच्छा, for this purpose what I have done, I have collected all the results of the last derivation। जो लास्ट डेरिवेशन अभी हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर की है स्मॉल और एंड लार्ज सिग्नल ऑपरेशन की, उनके सब के रिजल्ट्स को मैंने यहाँ रीराइट कर लिया है बिकॉज वी विल बी यूजिंग दीज इक्वेशंस फॉर द सेम। IE1 करंट आ गया था I ओवर दिस फैक्टर के जिसमें VB2 माइनस VB1 था, और इसी को VB2 और VB1 के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस था उसको हमने नाम कहा था VB1 माइनस VB2 को कहा था प्लस VID, तो VB2 माइनस VB1 को कह दिया माइनस VID। अच्छा, IE2 के लिए इक्वेशन हमारे पास ये निकली थी जिसमें VB1 माइनस VB2 था, तो VB1 माइनस VB2 की जगह डायरेक्टली हमने यहाँ पे प्लस VID मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, यूजिंग दीज इक्वेशंस ऑफ एमिटर करंट वी कैन इजी फाइंड आउट द कलेक्टर करंट्स। IC1 बराबर होगा अल्फा टाइम्स IE1 के, तो इसीलिए अल्फा लगाया और IE1 करंट की जो भी पूरी इक्वेशन थी I इंटू ये पूरी चीज़ यहाँ लिखी आ रही है। दोबारा से बता रही हूँ, IC1 अल्फा IE1 के बराबर होगा, तो सिर्फ अल्फा लगा के बाकी ये जो कुछ भी लिखा हुआ है IE1 की इक्वेशन है। सिमिलरली IC2 भी अल्फा IE2 होगा, तो अल्फा लगाया और IE2 की जो भी इक्वेशन थी वो इक्वेशन मुझे यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है। सो नाउ आई नो कि IC1 IC2 की इक्वेशंस ये हैं और IE1 और IE2 की इक्वेशंस जो हमारे पास ये हैं। अच्छा, बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस अब हमें ये देखना है कि VB1 और VB2 के दरमियान क्या वैल्यूज़ आए या इनके दरमियान में क्या डिफरेंस हो कि सारा का सारा करंट या तो Q1 में या तो Q2 में शिफ्ट हो जाए। लेट अस सी ऑल दीज केसेस वन बाय वन।
अच्छा, इक्वेशंस हमने जो है वो देख ली हैं IE1 IE2 की, और यहाँ पे आई हैव सिंपली री रिटन देम फॉर रेफरेंस। और अभी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू कलेक्ट द डाटा फॉर ड्राइंग द ग्राफ। ठीक है, फॉर दिस वी विल बी स्टडिंग 3 डिफरेंट केसेस, केस 1, 2 and 3. In case number 1, we will be assuming the difference of VB1 minus VB2 divided by VT as 4. If you can recall, you can clearly see कि e की पावर में बेसिकली यही फैक्टर अवेलेबल है जिसको बेसिकली मैंने यहाँ पे अज्यूम किया। मैंने यहाँ 4 अज्यूम क्यों किया, 2, 3, 4 क्यों अज्यूम नहीं किया? क्योंकि 4 यहाँ रखने से वो मिनिमम वैल्यू मिल रही है जिसपे कि सारा का सारा करंट जो है वो किसी एक ट्रांजिस्टर में शिफ्ट हो रहा होगा। 5, 6, 7, 8 पे तो फॉर श्योर ही करंट जो है वो किसी एक ट्रांजिस्टर में शिफ्ट हो रहा होगा, लेकिन 1, 2, 3 नहीं, 4 रखने से वो बेसिकली वो मिनिमम वैल्यू है जिसके ऊपर जो है सारा का सारा करंट जो है वो शिफ्ट होगा आइदर Q1 में या फिर Q2 के अंदर। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ये अज्यूम किया कि VB1 माइनस VB2 4 अपॉन VT जो है वो 4 है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 टाइम्स ऑफ VT बन जाए। अच्छा, VB1 माइनस VB2 4VT होने का मतलब क्या है कि मैं VB1 और VB2 का जो डिफरेंस निकाल रही हूँ वो बन रहा है 4VT। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है VB1 VB2 से बड़ा है तकरीबन 4 टाइम्स ऑफ VT। ठीक है, यानी कि VB1 और VB2 में कितना डिफरेंस है, या VB1 को VB2 से कितना बड़ा होना चाहिए? 4VT होना चाहिए। अब आपको VT की वैल्यू पता है, VT जो है बेसिकली इट्स थर्मल वोल्टेज जिसकी वैल्यू 25 मिली वोल्ट आती है तकरीबन रूम टेम्परेचर पे। सो 4VT अप्रॉक्सीमेटली कितना बनेगा? 4 इंटू 25 मिली वोल्ट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 100 मिली वोल्ट। तो मैं अज्यूम इस वक्त क्या कर रही हूँ कि VB1 VB2 से बड़ा है, कितना बड़ा है? तकरीबन 100 मिली वोल्ट बड़ा है। अब हम देखते हैं कि इसके नतीजे में होगा क्या। हमारी एक्चुअल एक्सप्रेशन है बेसिकली ये। अच्छा, IE1 की एक्सप्रेशन है ये, IE2 की ये है। अब मैं इन इक्वेशंस के अंदर ये वैल्यूज जो मैंने ज्यूम के पुट करती हूँ। IE1 में VB2 माइनस VB1 अपॉन VT है, यहाँ पे क्या है? उल्टा है, VB1 माइनस VB2 अपॉन VT इज इक्वल टू 4। तो IE1 में जब ये मैं पुट करूँगी तो ये -4 बन जाएगा, ज़ाहिर है क्योंकि IE1 में VB2 माइनस VB1 है। ठीक है, कॉमन निकालूंगी VB2 को, आप देख लीजिएगा ये -4 बन जाएगा। मैंने इस 1 प्लस एक्सपोनेंट -4 और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट -4 जब मैंने चीज़ सॉल्व कर ली, ये तकरीबन 0.98 I आ गया। IE2 के लिए भी मैंने करा, IE2 की इक्वेशन ये लिखी है, इसमें तो एग्जैक्टली यही फैक्टर है VB1 माइनस VB2 अपॉन VT, ये तो एग्जैक्टली सेम है। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी? 4 लिख दूंगी। मैंने 1 प्लस एक्सपोनेंट 4 लिख दिया। इसमें भी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट 4 को सॉल्व किया तो तकरीबन ये 0.017 आ रहा था, तकरीबन 0.02। अब ये IE1 की वैल्यू और ये IE2 की वैल्यू हमें बता क्या रही है? हमें बता ये रही हैं कि जब VB1 VB2 से बड़ा होगा तकरीबन 100 मिली वोल्ट जितना, 4VT मीन्स 100 मिली वोल्ट, तो IE1 के अंदर 98% होगा करंट I वही करंट है जो करंट सोर्स लगी होती है, और उस वक्त IE2 के अंदर तकरीबन 0.02% या मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट होगा ट्रांजिस्टर Q2 के IE2 के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट हमारे पास अवेलेबल होगा। अच्छा, अब ये है सेकेंड केस पे चलते हैं। सेकेंड केस में मैं ये अज्यूम करी हूँ कि VB1 माइनस VB2 अपॉन VT -4 के बराबर हो जाए, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगी। VB1 माइनस VB2 -4 VT को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ ले आई हूँ, यहाँ पे -4 VT बन गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस साइड से भी बेसिकली मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। जब मैंने इस साइड से माइनस कॉमन निकाला तो इसकी जगह आ गया माइनस VB1 क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन बनाना था, और इस माइनस की जगह आ गया प्लस। ठीक है, और इस वाले को मैं बेसिकली अंदर वाले फैक्टर को रीअरेंज कर लेती हूँ, वो बन गया VB2 माइनस VB1, वो यहाँ लिखा हुआ है। ये जो माइनस मैंने कॉमन निकाला ये इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास बचा VB2 माइनस VB1 बराबर आ गया 4VT के।
तो मैंने जो ये अज्यूम किया था कि VB1 माइनस VB2 माइनस 4VT के बराबर है, इन रियलिटी वो ये बता रहा है कि VB मैं चूज़ क्या कर रही हूँ कि अब की दफ़ा में VB2 बड़ा हो जाए VB1 से तकरीबन 100 मिली वोल्ट, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना VB2 और VB1 का डिफरेंस निकालूँ जिसमें VB2 बड़ा हो VB1 से, कितना बड़ा हो, 100 मिली वोल्ट बड़ा। इस केस में मैंने यही दोनों इक्वेशंस IE1 और IE2 की यूज़ की, और IE1 में VB2 माइनस VB1 अपॉन VT ये है, VB2 माइनस VB1 अपॉन VT। इसकी अब की दफ़ा में IE1 के अंदर जो फैक्टर पुट होगा ये वाला VB2 माइनस VB1 अपॉन VT, VB2 माइनस VB1 अपॉन VT। अब की दफ़ा IE1 के अंदर +4 आ रहा होगा, तो उसका आंसर आ रहा होगा 0.02 ऑफ द टोटल करंट। और अब की दफ़ा IE2 की जो इक्वेशन है इसमें VB1 माइनस VB2 पुट करूँगी, ये वाली चीज़ VB1 माइनस VB2 अपॉन VT, इसकी जगह मुझे -4 पुट करना पड़ेगा ज़ाहिर है, तो इसमें -4 इजाफा रहा होगा, तो IE2 98% आएगा। तो पता ये चल रहा है कि जब बेस वोल्टेज ऑफ 2 ग्रेटर देन होगा बेस वोल्टेज ऑफ 1 से तकरीबन 100 मिली वोल्ट, तो IE1 के अंदर इतना कम सा करंट होगा और 98% ऑफ करंट जो है वो ट्रांजिस्टर Q2 के अंदर जो है वो शिफ्ट हो चुका हुआ होगा। और इतना स्मॉल करंट IE1 के अंदर हम रफली ट्रांजिस्टर को ऑफ ही शो कर रहे होंगे, ठीक है, यानी हम Q1 ट्रांजिस्टर को इतने स्मॉल करंट के साथ ऑफ ही दिखा रहे होंगे। हम यही कहेंगे कि Q1 जो है वो ऑफ हो चुका है और Q2 ने मैक्सिमम 98% करंट जो है वो I का ले लिया है। नाउ लेट अस कम टू केस 3 विच इज़ द लास्ट केस। अब मैंने अज्यूम किया कि VB1 माइनस VB2 अपॉन VT ये 0 के बराबर है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। और पता ये चला कि इस केस में VB1 और VB2 बराबर आ गए। जब VB1 और VB2 बराबर आ रहे हैं यानी VB1 माइनस VB2 ओवर VT मैं पुट करी हूँ 0। इक्वेशन नंबर 1 IE1 की इक्वेशन में पुट करके देखते हैं इसे। VB2 और VB1 दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ज़ाहिर है 0 हो जाएगा, तो यहाँ E की पावर में क्या चला जाएगा 0 चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का जब आप डिफरेंस ये इस अजम्पशन से VB1 VB2 दोनों इक्वल आ गए हैं। जब मैं इसको यहाँ पुट करूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा E की पावर में 0, एनीथिंग टू द पावर 0 बिकम्स 1, यहाँ 1 आ गया I/2। बिल्कुल इसी तरह IE2 की इक्वेशन में भी यही होगा, VB1 VB2 बराबर हो जाएंगे जब ज़ाहिर है तो 0 आ जाएगा, वो भी I/2। अब ये मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब VB1 और VB2 के वोल्टेजेस बिल्कुल बराबर होंगे तो I करंट का आधा होगा और IE2 I करंट का आधा होगा। और ये चीज़ ये रिज़ल्ट तो हम शुरू से ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि हमें पता है कि जब दोनों के बेस वोल्टेजेस सेम होते हैं तो करंट आधे आधे के अंदर डिवाइड हो जाता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो अब हमने 3 रिजल्ट्स फाइंड कर लिए। ये जो IE करंट है IE1 IE2 IE1 IE2 और इसका I1 I2, हम लोग इस वक्त अज्यूम करेंगे कि अल्फ़ा जो है वो रफली 1 है, कि जो IE1 आ रहा है वही IC1 भी है और जो IE2 आ रहा है वही IC2 भी है। वी आर अज्यूमिंग फॉर ऑल दीज केसेस कि अल्फ़ा जो है वो रफली एकदम 1 के बराबर है, कि जो IE1 है वो IC1 है, जो IE2 है वो IC2 है फॉर ऑल दीज केसेस। तो अब इन इक्वेशंस को भी रीराइट करके देख लेते हैं, फिर अब इससे ग्राफ बनाएंगे। सो एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड कि केस 1 के लिए जो IE1 की वैल्यू है अल्फ़ा के 1 होने की वजह से IC1 की भी वही वैल्यू आ गई, IC2 की भी IE2 जैसी वैल्यू आ गई। केस 2 में IE1 IC1 बराबर हो गए, यानी कि केस 2 में जिसपे के -4 हमने सपोज किया हुआ था उसमें जो है सारा का सारा करंट जो है वो Q1 से खाली हो गया, यानी कि IC1 IE1 ये तकरीबन 0 करंट को शो कर रहा है और सारा का सारा करंट जो है IE2 IC2 यानी Q2 ट्रांजिस्टर में शिफ्ट हो गया। और केस 3 के अंदर IC1 और IC2 या IE1 IE2 चारों के चारों बराबर हो गए, क्योंकि इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है। नाउ वी विल बी प्लॉटिंग अ ग्राफ विद दीज वैल्यूज। लेट अस सी दैट। Okay, now with the given values we are going to plot the switching graph.
सबसे पहली बात ये कि नॉर्मलाइज इनपुट है। नॉर्मलाइज इनपुट का मतलब ये है कि जो इनपुट पे क्वांटिटी है वो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है। देखिए ना, VID भी एक वोल्टेज है और VT भी एक वोल्टेज है। इसका मतलब है इस क्वांटिटी का जो एक्स एक्सिस पे है उस पर कोई वोल्टेज का यूनिट नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ नॉर्मलाइज्ड इनपुट। अच्छा, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो VB1 माइनस VB2 इसको हमने सपोज किया हुआ है VID। तो जब भी मैंने इंस्टेड ऑफ राइटिंग VB1 माइनस VB2 मैंने इसकी जगह पे लिखा हुआ है VID। ये बात अब हमें पता होनी चाहिए। और VB2 माइनस VB1 क्या हो गया, वो माइनस ऑफ VID हो गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम देखते हैं, अच्छा एक और चीज़ ये कि ऑन द y एक्सिस वी हैव द करंट्स I एंड I/2। बेसिकली y एक्सिस पे हम लोग जो है वो कलेक्टर करंट जो है वो प्लॉट कर रहे होंगे। ये जो IC1 और IC2 है, हम लोग इन करंट्स को प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज वोल्टेजेस, जो कि आपने केस 1, केस 2, केस 3 में हमने सपोज किए थे। बेसिकली ये जो प्लस में जो VB1 माइनस VB2 अपॉन VT, ये जो प्लस में चीज़ बन रही है VB1 माइनस VB2 डिवाइडेड बाई VT, यानी कि जो VID बन रहा है वो बेसिकली सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ इस साइड पे हैं। यानी कि जब भी VB1 माइनस VB2 अपॉन VT 1 के बराबर हो, इस पॉइंट 2 का क्या मतलब है, जब VB1 माइनस VB2 अपॉन VT 2 के बराबर हो, 4 के बराबर ना हो। जब VB1 माइनस VB2 अपॉन VT 3 के बराबर हो। जब VB1 माइनस VB2 अपॉन VT 4 के बराबर हो। ये वो वाला केस है जो हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इस वाले का क्या मतलब है कि जब VB1 माइनस VB2 अपॉन VT माइनस 1 के बराबर हो, फिर यही चीज़ माइनस 2 के बराबर हो, फिर यही चीज़ माइनस 3, फिर यही चीज़ जो माइनस 4 के बराबर हो। ये वाला केस है जो मैंने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो फैक्टर है ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुआ हुआ है और ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे प्लॉट हुई हुई है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हुआ हुआ है VB1 माइनस VB2 अपॉन VT प्लस में, और यहाँ पे VB2 माइनस VB1 अपॉन VT माइनस में ये चीज़ प्लॉट हुई हुई है। हम लोगों ने इस वक्त जो स्पेशल केसेस को स्टडी किया हुआ है वो इस +4 पे स्टडी किया हुआ है और इस -4 पे स्टडी किया हुआ है। बीच वालों को हमने स्टडी नहीं किया क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि स्विचिंग इस 4 वोल्टेज के पॉइंट पे होगी। ठीक है, अच्छा करंट या तो टोटल है करंट या तो करंट जो है वो आधा है। ये वही करंट आई है जिसकी सप्लाई जो है वो सर्किट में लगी है। अब देखें ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, लेट अस सी दिस। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है वो केस नंबर 3 को प्लॉट किया है कि जहाँ VB1 और VB2 इस पूरे रेशो को मैं 0 ले रही हूँ। ठीक है, VB1 माइनस VB2 0 होने का क्या मतलब है कि VB1 VB2 बराबर है। क्या मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ 0, VB1 माइनस VB2 अपॉन VT के फैक्टर को जो मैंने 0 अज्यूम किया, बेसिकली मैं इस 0 वोल्टेज, इस 0 पॉइंट की बात कर रही हूँ। इस पॉइंट के ऊपर IC करंट और IC1 करंट और IC2 करंट दोनों क्या हैं, दोनों इस पॉइंट के ऊपर I/2 हैं। ठीक है, तो अब ये क्रॉस नज़र आ रहा है, एक ये मैंने क्रॉस यहाँ पे बनाया और मैंने दिखाया कि इस पॉइंट पे IC1 करंट जिसकी लाइन ये चल रही है, अभी मुझे नहीं पता कि ये आगे क्या जा रहा है और ये क्या जा रहा है, मुझे ये नहीं पता। मैंने कहा जब VB1 माइनस VB2 अपॉन VT का ये फैक्टर 0 होगा उस वक्त IC1 जो है वो I/2 होगा और IC2 भी I/2 होगा। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया, मैंने यहाँ मार्क कर लिया कि 0 के ऊपर दोनों IC1 IC2 I/2 है। अब मैं चलूँगी केस 1 की तरफ, जहाँ के मैंने कहा कि जब VB1 और VB2 अपॉन VT का फैक्टर जब 4 होगा तो सारा का सारा करंट किस में होगा, IC1 के अंदर होगा। तो देखें ये पूरा ग्राफ है, ये बता रहा है कि VB1 माइनस VB2 अपॉन VT 1 के बराबर है, ये बता रहा है VB1 माइनस VB2 अपॉन VT 2 के बराबर है। मैंने इस केस पे स्टडी किया और इस पॉइंट पे मुझे पता है कि इस पॉइंट पे IC जो 1 है पूरा का पूरा करंट उसके अंदर है। ठीक है, इस पॉइंट पे सारा का सारा करंट IC1 के अंदर है, यानी कि जब ये जो 4 वोल्ट आ रहा है इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद सारा का सारा करंट किसके बराबर है, ये टोटल करंट देखिए यहाँ किसके बराबर है। इस पॉइंट पे पॉइंट नंबर 4 पे पहुंचने के बाद टोटल करंट किसके बराबर पहुंच गया, टोटल करंट I के बराबर पहुंच गया। और ये करंट क्या था, ये करंट बेसिकली IC1 करंट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एट दिस टाइम जिस वक्त के मैंने ये चीज़ 4 दी थी उस वक्त
IC2 का क्या सिचुएशन था? उस वक्त IC2 की सिचुएशन ये थी कि वो तकरीबन 0 था। तो इसी पॉइंट के ऊपर देखिए ये IC2 की लाइन चली हुई आ रही है। IC2 इस वक्त तकरीबन मुझे 0 पे नज़र आ रहा है, ये रहा IC2। इस केस को देखें कि जब VB1 माइनस VB2 अपॉन VT -4 के बराबर था, ये इस पॉइंट की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। VB1 माइनस VB2 अपॉन VT -1 था, तो ये पॉइंट था, मैंने ये स्टडी नहीं किया। जब ये -2 था, मैंने ये स्टडी नहीं किया, मैंने -3 को भी नहीं, मैंने डायरेक्ट -4 को स्टडी किया है। और इस पॉइंट पे मुझे पता है कि जब -4 ये कंडीशन देंगे तो IE1 पूरा का पूरा खाली होगा, यानी कि IC1 जो होगा पूरा का पूरा तकरीबन 0 होगा। तो इस पॉइंट पे जो मैंने एक मार्क किया है, मैंने कहा है कि IC1 जो है वो 0 होगा। इस पॉइंट पे देखें IC1 की लाइन चली आ रही है, ये इस पॉइंट पे 0 होगा। एंड एट दिस पॉइंट सारा का सारा करंट 98% तक करंट I जो है वो IC2 के अंदर होगा, वो ये रहा। देखें मैक्सिमम करंट इस वक्त I जितना कुछ भी है वो किसके अंदर है, वो IC2 के अंदर है, ये IC2 की लाइन आ रही है। तो अभी मैंने 4-5 पॉइंट मार्क किए। मैंने इस पॉइंट को मार्क किया है, इस पॉइंट को, इस सेंटर पॉइंट को, मैंने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया और इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब करंट I/2 है और सारा का सारा करंट 4 पे आके IC1 के अंदर शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब है जब 1 होता होगा तो थोड़ा सा करंट Q1 के अंदर शिफ्ट हुआ होगा। जब थोड़ा सा 2 होता होगा, ये जब ये चीज़ VB1 माइनस VB2 का जो ये फैक्टर है, जब ये 2 के बराबर पहुंचा होता होगा तो करंट थोड़ा और IC1 में आता होगा। जब 3 पहुंचता होगा तो पूरा IC1 में आता होगा, और जब 4 पहुंचता होगा तो पूरा का पूरा IC1 के अंदर शिफ्ट हो जाता होगा। इसी टाइम पे जैसे जैसे कि IC1 के अंदर करंट बढ़ रहा होता होगा, वैसे वैसे 1, 2, 3, 4 इस फैक्टर के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से Q2 के अंदर से करंट आहिस्ता आहिस्ता उतनी ही प्रोपोर्शन से 1 पे थोड़ा कम होता होगा, 2 पे थोड़ा और कम होता होगा, 3 पे और कम होता होगा, 4 पे और कम होकर IC2 में ये 0 हो जाता होगा। लेकिन अगर यही चीज़ रिवर्स डायरेक्शन में चले तो क्या होगा, VB1 माइनस VB2 अपॉन VT जब -1 होगा तो क्या होगा, ये इस पॉइंट की बात हो रही है। जब -1 होगा तो IC1 बेसिकली, जब -4 होगा तो क्या होगा, जब -4 होगा तो सारा का सारा करंट IC2 ने ले लिया होगा। तो मैं पहले इस IC2 को देखती हूँ कि -4 तक पहुँचने में, -1 से -4 तक पहुँचने में ये IC2 का करंट -4 पे है। तो इसका मतलब है जब -1 आता होगा तो IC2 ने थोड़ा करंट लिया होता होगा, और ज़्यादा लिया होता होगा, फिर -3 पे और ज़्यादा लिया होता होगा, फिर -4 पे आके सारा का सारा करंट IC2 में स्विच कर गया होगा। और एट द सेम टाइम जिस वक्त IC2 का करंट जो है वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है, उसी वक्त IC1 का जो करंट था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिड्यूस होता जा रहा था कि -1 पे वो और कम हुआ होगा, -2 पे और, -3 पे और कम हुआ होगा, -4 पे रिड्यूस होके ये। तो मैंने ये इन 5 पॉइंट्स को पहले मैंने मार्क किया और फिर मैंने इन लाइंस को एक्सटेंड किया। तो अब मुझे पता चल रहा है कि जब कभी भी पॉजिटिव साइड के ऊपर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगी, VID की वैल्यू VB1 माइनस VB2 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव साइड पे बढ़ाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता सारा करंट जो IC1 में शिफ्ट होगा और उस वक्त IC2 आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा होगा। जब मैं नेगेटिव साइड पे इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगी -1, -2, -3 करके, इस तरह के केसेस की बात कर रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता IC1 का करंट खाली होके 0 पर जाता जा रहा होगा और सारा का सारा करंट जो है वो ट्रांजिस्टर Q2 में शिफ्ट होता हुआ जा रहा होगा। ठीक है, वी आर स्टॉपिंग इट। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड।